हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला। और जब भी आरआरबी जेई का फॉर्म भरने का ख्याल आता है ना, तो सबसे पहला सवाल मन का यही रहता है कि किस जोन से फॉर्म भरें। तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि किस जोन से हमें फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए, और उसमें सिविल इंजीनियर को, जो भी सिविल इंजीनियर है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इन सारी बातों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि यहां पर जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है। अगर हम बात करें तो मेजर जो वैकेंसीज है वो आपकी कोलकाता एंड मुंबई में है। कोलकाता एंड मुंबई में हाईएस्ट वैकेंसीज है 191 एंड 120 वैकेंसीज है, जिसमें अगर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की अगर बात करें, पीवे एंड ब्रिज, डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, वर्क्स एंड वर्कशॉप, चार जो सिविल इंजीनियर है, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग चार डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, उसमें डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज है उसकी आपको जोन के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। टोटल 945 वैकेंसीज में से बात करें तो 458 हमारी पीवे एंड ब्रिज की, 157 है डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन की, वर्क्स की 127 एंड वर्कशॉप की 8 वैकेंसीज है। तो अगर इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, प्रयागराज, बिलासपुर, चेन्नई, गोरखपुर। बट अगर हम बात करें 50 से अबव वैकेंसी सिर्फ हमारे पास 5 जोन में अवेलेबल है। कौन कौन से? कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, प्रयागराज एंड बिलासपुर। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज 20, 25, बिलो 10, किसी किसी जोन में वैकेंसीज ही नहीं है। अगर हम पीवे एंड ब्रिज की बात करें, अगर हम यहां पर मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज बात करें, हाईएस्ट वैकेंसीज है वो मुंबई जोन में है और 21 वैकेंसीज है। उसके बाद 10 के आसपास का डेटा है। नेक्स्ट वन अगर बात करें वर्क्स डिपार्टमेंट की, 28, 28, 14। इसके बाद हमारे पास 10 वैकेंसीज, किसी किसी जोन में तो वैकेंसीज है भी नहीं। और लास्ट में अगर वर्कशॉप की बात करें तो किसी में 1, किसी में 3, किसी में 4 और बाकी जोन में वैकेंसीज ही नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि सर वैकेंसीज तो देख ली हमने, अब हम किस जोन से फॉर्म भरे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है ये निकल के। तो इसके लिए कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर मैंने इस पे एक आरआरबी जेई के लिए एक शॉर्ट भी बना दिया है कि आपको मैक्सिमम कट ऑफ कितनी है किसी डिपार्टमेंट की, किसी जोन की, और मिनिमम कट ऑफ कितनी है, इनको ऑर्डर वाइज सेट करके मैंने एक शॉर्ट बना दिया, जल्दी वो आपको मिल भी जाएगा। बाकी आप यहां से भी देख सकते हो, अहमदाबाद में 73, अगर अजमेर की बात करें तो मैक्सिमम 71। मतलब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ है, जितने भी डिपार्टमेंट लास्ट ईयर थे उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कट ऑफ कितनी रही है वहां पर किसी डिपार्टमेंट की, और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रही है उस किसी डिपार्टमेंट की, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स का आपको यहां पर डेटा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये भी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है डेटा, ये भी आप देख सकते हो जिस भी जोन से आपको फॉर्म भरना है। अब बात आती है कि जोन सिलेक्शन मैटर क्यों करता है। भाई जोन क्यों सेलेक्ट करना जरूरी है? सर किसी भी जोन से फॉर्म भर देंगे ना, मुंबई में सबसे ज्यादा है, कलकत्ता में सबसे ज्यादा है, वहां से फॉर्म भर दे क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, भर सकते हो, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दैट जोन, मतलब वैकेंसी की स्ट्रेंथ है वो कैंडिडेट को इन्फ्लुएंस करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन वहीं से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, जहां पर वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, वहां पर आपका कंपटीशन भी उतना ही हाई रहेगा। पास्ट कट ऑफ फॉर दैट जोन इंडिकेट हाउ टफ सिलेक्शन इज। देखो प्रीवियस जोन है, मतलब प्रीवियस जो जोन की कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, वो डिफाइन करती है कि वहां पर आपका कंपटीशन कैसा रहने वाला है। अब दूसरी चीज है कि भाई आप कहीं दूसरी जगह रिलोकेट होना चाहते हो, जैसे कई कई जगह के पर्सन होते हैं कि वो अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं, अब वो किसी दूसरी जगह रिलोकेट ही नहीं होना चाहते। तो आपके अंदर आप कितना इस चीज को इनर आपको अलाउ कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी अलाउ कर रही है, आपकी विलिंगनेस कितनी है कि भाई आप किसी नई जगह पर रिलोकेट हो सकते हो। एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज, स्टे अवे फ्रॉम होम, पर्सनल और लॉजिस्टिक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं। जब भी किसी जोन को सेलेक्ट करो तो इन चारों पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। अब इन चारों पॉइंट को डिटेल में अगर बात करें तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसी, जिस जोन की नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगी, जिस जोन की नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगी, वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई जिस जोन की आपको लग रहा है कि भाई मुझे मान लो अहमदाबाद जोन से भरना है, अहमदाबाद की वैकेंसीज देख लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे मुंबई से भरना है,
तो मुंबई की वैकेंसीज देख लो। सबसे पहले जोन को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या सर? भाई पास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी है, दूसरा वहां पर कंपटीशन लेवल क्या था प्रीवियस ईयर, इस बार वैकेंसीज का मैं कंपटीशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। कैटेगरी वाइज, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इस पॉइंट पे भी ध्यान देना है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आप किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो और वहां पर उस कैटेगरी में वैकेंसीज ही नहीं है, तो आप उस जोन से अप्लाई करने का आपका कोई बेनिफिट नहीं है। अब भाई लोकेशन प्रॉक्सिमिटी टू होम, भाई लोकेशन कितनी दूर है। भाई किसी किसी को फोबिया होता है कि भाई घर के आसपास ही मिल जाए मैं वहीं काम करूंगा। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज एंड रीजनल कंफर्ट। भाई हर किसी का कंफर्ट होता है। अब नॉर्थ वाले साउथ में काम करना थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोकेशन रिलोकेट होने के लिए, मतलब जो लैंग्वेज बैरियर आएगा वहां पर जाके आपको खाने का, फूडिंग और लॉजिंग का बैरियर आएगा, तो ये सारी चीज है, लैंग्वेज और जो रीजनल कंफर्ट है। दूसरा आपका पोस्टिंग एरिया कहां है, अर्बन है, रूरल है, रिमोट है, मतलब जोन वाइज भी डिपेंड करता है कि आपको आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहां हो सकती है, अर्बन मिल रही है, रूरल है कि आपका रिमोट एरिया है, उस जगह पे भी डिपेंड करती है। अब वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, मान लो दिल्ली जैसे एरिया में हो गया, बेंगलोर जैसे एरिया में हो गया, तो वहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी हाई है। अगर मैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की बात करूं तो टीयर 3 सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखनी है। मुंबई हो गया, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, मतलब आपको रहने का ही खर्चा ज्यादा लग जाएगा, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज भाई क्लाइमेट एंड लिविंग कंडीशन, आपने कहीं ऐसी ठंडी जगह से भर दिया जैसे J&K से भर दिया, अब वहां पर आपको पता है कि भाई आपको ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्लाइमेट और लिविंग कंडीशन को भी जरूर ध्यान में रखना है। ट्रांसफर एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, ये भी जरूर ध्यान में रखनी है कि आपका वहां पर ट्रांसफर कहां कहां हो सकता है, किस किस लोकेशन पर, और वहां पर आपकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज कैसी है, इस बात को भी जरूर ध्यान में रखना है। कैरियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन दैट जोन, मतलब उस जोन में करियर ग्रोथ कैसी है, मतलब प्रीवियस जो करियर ग्रोथ है उसको जरूर ध्यान में रखना है कि वहां पर करियर में ग्रोथ कैसी है। पता चले कि अपर पोस्ट सारी की सारी भरी हुई है, तो अब आपको वहां पर प्रमोशन लेट होगा, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क इन्वायरमेंट, मतलब वहां पर आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। देखो कहीं भी काम करो, लॉन्ग टर्म काम करना है, लंबे टाइम तक काम करना है, एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स तक हमें काम करना है, तो हमें वहां पर वर्क इन्वायरमेंट भी देखना होगा। नेक्स्ट वन, ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी, भाई ट्रेवल और कनेक्टिविटी कैसी है, मतलब वहां पर इजीली एक्सेसिबल है ट्रेवल, मतलब या तो वहां पर आपके पास ट्रेन हो या फिर रोड हो या फिर बाई एयर हो, बट ट्रेवल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, इजी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब आप रेलवे में हो तो रेलवे में आपको कंपनसेशन भी मिलता है, आपको टिकट्स भी थोड़ी सस्ती मिलती है, आप फ्री भी हो सकता है आपके लिए, तो डिपेंड करता है कि भाई आपकी ट्रेवल कनेक्टिविटी है कि नहीं है। दूसरा, फैमिली एंड पर्सनल कमिटमेंट्स, अब भाई किसी किसी कमिटमेंट रहती है कि नहीं वहां पर पूरी फैमिली के साथ सेटल होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए इस बात को भी ध्यान में रखना है। हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन, भाई अगर इंसान की हेल्थ ही ठीक नहीं है तो वो जोन में जाके करोगे भी क्या आप। नेक्स्ट वन, जोन रेपुटेशन एंड वर्क कल्चर, इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वर्क कल्चर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए वहीं पर। तो बहुत सारे फैक्टर है बेटा, जोन जब भी सेलेक्ट करो ना इन सारी बातों को ध्यान में रख के करना, इनमें से एक एक बात को काटते जाना और अपना जोन सेलेक्ट कर लेना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने जोन किस बिहाफ पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो डिपार्टमेंट में पीवे एंड ब्रिज, ये सिविल इंजीनियर का सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट है। दूसरा, जूनियर इंजीनियर जो सिविल है, इसमें डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये आप सेकंड नंबर पे लोगे। थर्ड वन वर्क्स वाला, फोर्थ वन वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में वैसे भी वैकेंसीज कम है। वैसे सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है, काम का जो डिपार्टमेंट है आपका, पीवे एंड ब्रिज है, देन आपका डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है। तो आपका ऑर्डर ऑफ फिलिंग यही होनी चाहिए। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप जोन में जब भी डिपार्टमेंट चॉइस करोगे तो उसमें ऑर्डर ऑफ फिलिंग आपकी ये रहेगी। नेक्स्ट वन, अगर बात करें भाई जोन, आपने दूसरी चीज है कि सर आपको मतलब पीवे एंड ब्रिज में क्या काम होता है, फिर डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में काम क्या होता है, वर्क्स में क्या काम क्या होता है, वर्कशॉप में काम क्या होता है। बेटा जोन सेलेक्ट करने का एक और पर्पज होता है, इसके लिए मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा कि जोन में, मतलब जोन नहीं, आपका जो डिपार्टमेंट है उसके लिए एक पर्पज और होता है। सबसे लास्ट में बात करूंगा कि आपको कौन से जोन में किस पर्पज के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले पीवे एंड ब्रिज की, फर्स्ट नंबर की, क्या है पीवे एंड ब्रिज का काम क्या है, यहां पर आपका काम होगा सुपरविजन का, मेंटेनेंस का एंड इंस्पेक्शन का, ठीक है।
आपके 3 काम होंगे, सुपरविजन, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, रेलवे स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, सर्वेइंग, ड्राफ्टिंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए आपकी रिपोर्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल में। ये बेसिकली रोल है, ये स्किल रिक्वायर्ड है। तो रोल्स पे आप ध्यान देना कि आपको सुपरविजन करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा। ये काम रेगुलर चलता रहेगा पीवी एंड ब्रिज का। नेक्स्ट वन, अगर मैं डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन की बात करूं, सेकंड नंबर पे अगर हम ले रहे हैं तो इसको प्रिपेयरिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग टेक्निकल डिजाइन। जितनी भी डिजाइन बनेगी, ड्राइंग बनेगी और उसके लिए जो एस्टिमेट बनाना है वो आपको इस जॉब के अंडर करना होगा। इसके लिए आपको ऑटोकैड आना चाहिए, ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर आना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पता होने चाहिए, इंडियन रेलवे के कोड पता होने चाहिए और स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन अगर बात करूं, वर्क डिपार्टमेंट में क्या होता है? वर्क डिपार्टमेंट में आपको मेंटेनेंस का काम है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है, प्लेटफॉर्म्स है, स्टाफ क्वार्टर्स ऑफिस है एंड अदर सिविल एसेट्स ऑफ इंडियन रेलवे। मतलब आपको पटरियों की मेंटेनेंस का काम नहीं मिलेगा, आपको कौन सा जो बिल्डिंग्स बना रखी है, जो प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, उनके लिए काम आपको मिलेगा। तो यहां पर आपको ऑटोकैड, एमएस एक्सेल, एस्टिमेशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इस जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन अगर बात करूं वर्कशॉप में, वर्कशॉप में काम क्या होता है? सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज विद रेलवे वर्कशॉप, इंश्योरिंग प्रॉपर मेंटेनेंस, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स। मतलब आप ये इंश्योर करते हो कि भाई जो काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इसमें भी सेम सारा सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। इंडियन जो रेलवे के कोड्स है उसको फॉलो करोगे, इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड्स है उनको फॉलो करोगे। अब बात आती है कि सर किसको सेलेक्ट करना चाहिए? बेटा अगर आपको फर्दर किसी एग्जाम के लिए स्टडी करनी है तो आप सबसे पहले वर्कशॉप फिल कर सकते हो, बट वर्कशॉप में वैकेंसीज नहीं है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? आप यहां पे वर्क्स डिपार्टमेंट ले सकते हो। बट अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है, फर्दर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तब आप कौन से जोन में जाओगे? तब आप वर्कशॉप के लिए जाओगे, वर्कशॉप या वर्क्स के लिए। इनमें थोड़ा सा काम का लोड ज्यादा रहेगा, तो यहां आप तैयारी नहीं कर सकते, यहां पर आपके पास साइट का काम रहेगा। तो इस बात का ख्याल रखना कि आपको अगर फर्दर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो भाई एक बार टेम्परेरी जॉब चाहिए कि इसके बाद मुझे स्विच करना ही करना है, तो आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना है। जोन मतलब जो पोस्ट लेनी है वो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो आपको ऑर्डर यही रखना है, पीवी एंड ब्रिज, डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, वर्क्स एंड वर्कशॉप। ये 4 आपके ऑर्डर हो गए। अब बात आती है कि सर प्रमोशन लेवल कैसा होगा, प्रमोशन कैसे होता है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्रमोशन सबसे पहले जूनियर इंजीनियर जो आप लगोगे आरआरबी जेई एग्जाम के थ्रू, देन सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनोगे, देन असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनोगे, देन डिविजनल इंजीनियर बनते हो, देन सीनियर डिविजनल इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर। ये प्रमोशन है, इंटरनल इनके लिए एग्जाम होते हैं, इनके थ्रू आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, यहां पर असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ये जो है ये आपको यूपीएससी के थ्रू भी डायरेक्टली मिल जाती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू। बट ये जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर ये आपको बाय प्रमोशन मिल सकती है। इसके बाद आपको फर्दर कोई भी पोस्ट लेने के लिए, मतलब एक एक लेवल पर अपना प्रमोशन लेने के लिए आपको यहां पर एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज वेल एज आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हो शुभम सर पीडब्ल्यू। ठीक है, शुभम सर पीडब्ल्यू अगर आप सर्च करते हो, स्पेस लगा के सर्च कर लेना, या मैं अपना यूजर नेम बता दूं तो आपके पास यूजर नेम है मेरे पास मेरा शुभम सर अंडरस्कोर फिजिक्स वाला आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।